हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी पाठ की जानकारी मिलेगी। पीपीटी के माध्यम से पाठ को रोचक ढंग से समझाया गया है। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। ये विशाल स्नानघर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे में। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी यानी दयाराम साहनी ने, जो कि तत्कालीन भारतीय पुरातत्विक विभाग के निदेशक सन जॉन मार्शल के लीडरशिप में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करी। तो इस सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है कि सबसे पहले इस सभ्यता में से हड़प्पा जगह को खोदा गया था, यानी इस सभ्यता के जो अवशेष पाए गए वो हड़प्पा नामक स्थल पर पाए गए थे, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले काम किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करके। कहाँ की खुदाई करके बेटा? हड़प्पा की। किसके लीडरशिप में? सर जॉन मार्शल, ये जिनकी फ़ोटो इसमें मैंने दिखा रखी है आपको, वो हैं दयाराम साहनी जी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करके इस सभ्यता की खोज करी थी। क्लियर है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई। राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि इनका पूरा नाम है, ने तत्कालीन उस समय के जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, उसकी लीडरशिप में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। तो किन्होंने खोज की, याद रखना, एक नंबर में प्रश्न में जरूर आएगा। और ये वीडियो उनके लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए तो है। आने वाले सभी सरकारी नौकरियों में जब भी सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न आएगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो किसने खोज करी हड़प्पा जगह की? लिखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के पश्चात, हड़प्पा के बाद खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया। याद रखना, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तभी इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी नाम के व्यक्ति ने, जिनकी तस्वीर मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। किसकी खोज करी? मोहनजोदड़ो। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि हड़प्पा की खोज किसने करी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? तो हड़प्पा की दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज करी राखल दास बनर्जी ने। पता कैसे चलता है इस काल का, इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा? तो कार्बन 14 C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये जो हमें पाई गई सभ्यता वो किस टाइम की है। तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इन शॉर्ट हम बात करें तो 1900 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की कहानी है। ठीक है, कई बार दो डेट आती है, तो ये डेट भी आपकी मान्य है। और ये जो एनसीईआरटी बुक में जो डेट आई रखी है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो किसने मोहनजोदड़ो की खोज करी बेटा? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज करी। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन यानी खुदाई स्थल होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी नाम है इसका, मोहनजोदड़ो भी नाम है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी बेटा वो हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। ये सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य की मूर्तियाँ और कांस्य के औजार बहुत मात्रा में यहाँ से मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। लोहे का प्रयोग नहीं था, लोहा नहीं था यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में है इसके। हालांकि पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में भी इसके जो स्थान है वो अधिकतर गुजरात में पाए गए हैं। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हड़प्पा, ठीक है। तो ये मकान देखो कैसे बने हुए हैं, बीच में नाली बनी हुई है, ये मकान बने हुए हैं, है ना। इनके बारे में सब पढ़ेंगे भी ध्यान से।
हड़प्पा स्थल पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब है, के मोंटेगोमरी ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? मोंटेगोमरी ज़िले में स्थित है हड़प्पा नामक जगह। हड़प्पा के टीले की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन या मैसोन ने 1826 में दी। खोज तो 1921-22 में हुई, लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले 1826 में किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दी। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित खुदाई आरंभ हुआ। 1926 में माधी स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर खुदाई कार्य करवाया। तो दयाराम साहनी का बहुत बड़ा योगदान है जिसने हड़प्पा खोला। फिर राखलदास बनर्जी जी का 1922 में मोहनजोदड़ो को खोद निकाला। तो इन दोनों ने इस सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया। हमें यहाँ से जो तथ्य मिले हैं, क्या तथ्य मिले हैं खुदाई में? 6 अन्नगार मिले हैं जहाँ पे अन्न रखते हैं, जिनका क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के बराबर ही है। श्रमिकों के आवास मिले, ईंटों के वृत्ताकार गोल गोल चबूतरे मिले हैं जिनका उपयोग फसल को दबाने के लिए होता था। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। तो हड़प्पा की खोज किसने करी? 1921 में। किसने? बिल्कुल सही बात है, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी ने। किसके नेतृत्व में की? सर जॉन मार्शल। और एक प्रश्न और आता है कि भारतीय पुरातात्विक के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉर्ज कनिंघम। तो कनिंघम भारत के पहले थे। इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू हुआ तो कनिंघम पहले थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की संबंध हम जोड़ेंगे सर जॉन मार्शल से। तो हड़प्पा कहाँ पे है बेटा? पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में है, जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला भी कह सकते हैं। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। किसका? मोहनजोदड़ो का। ये सिंध यानी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु तट पर स्थित है। लरकाना में एक गुरुद्वारा भी है सिखों का। तो जो मोहनजोदड़ो जगह है बेटा वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु तट पर स्थित है। सबसे पहले खोज राखलदास बनर्जी ने, क्लियर है आपको, 1922 में। फिर 1922 से 30 तक कौन थे यहाँ के डायरेक्टर? सर जॉन मार्शल थे। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह शहर 7 बार उजड़कर बसा था। 7 बार इस मोहनजोदड़ो को, देखो 1921 में दयाराम साहनी, फिर राखलदास बनर्जी, इन सबको याद रखना है आपको। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा हुई थी। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी थी, और ये लरकाना जिले में और वो मोंटेगोमरी जिलों में था। आगे बढ़ते हैं बेटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष, आपको पता है जो जानकारी इतिहासकार इतिहास जुटाते हैं वो वहाँ की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए? परीक्षा में जरूर आता है। विशाल स्नानागार नंबर 1 पे आ गया, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, विशाल अन्नगार प्राप्त हुआ, महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ, एक सभा भवन प्राप्त हुआ। ठीक है, कांसे की नृत्य करती मूर्ति यानी नाचने वाली एक मूर्ति प्राप्त हुई, पुजारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति मिली, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा मिली, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं में प्राप्त नर कंकाल मिले, सड़क के बीच में कुम्हार का आवा, गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य। तो ये आता है कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि विशाल स्नानागार मिले, विशाल अन्नगार मिले, महाविद्यालय का भवन मिला, सभा भवन मिला, कांसे की नृत्य करती मूर्ति मिली, पुजारी की मूर्ति मिली। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली है बेटा? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ें। ये टाइम पीरियड है बेटा जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब बोलोगे सर 1900 आपने पहले क्यों लिखा? बेटा ईसा मसीह के जन्म से पहले टाइम हमेशा नेगेटिव में आता था। जैसे कि आपको पता 3000 छोटा है 2000 से, यानी जो करीब आएगा वो बड़ा होता जाएगा। तो 3000 साल से छोटा है बड़ा है 2500, 3000 पहले आएगा 2500। यानी कि देखो आपका जन्म 1 तारीख को हुआ, 1 से पहले अगर 1 को संडे है, संडे से पहले क्या पड़ा? शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर वीरवार, है ना, ऐसे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टाइम बढ़ता जाएगा। तो ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी में हमेशा बढ़ते क्रम में लेते हैं और ईसा पूर्व घटते क्रम में लेते हैं। यानी 2600 ईसा पूर्व पहले घटना घटी, उसके बाद 1900 ईसा पूर्व बाद में घटना घटी।
तो ये टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। और एक BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को ईसा पूर्व बोलते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को ईसवी बोलते हैं। जो 2022 चल रहा है बेटा वो ईसवी वाला है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद समय बढ़ता गया है, उससे पहले हम समय घटाते आ रहे हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा जिनको आप याद करेंगे साथ साथ। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं घुमा फिरा के कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता लिख लोगे आप, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी फेमस नदी है, उसकी घाटी क्या होता है, जहाँ नदी बहती है वहाँ पे गड्ढे गड्ढे यानी गहरी गहरी खाइयाँ सी बन जाती है। तो सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। किसको? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ओके। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं? संस्कृति का मतलब क्या है? खान पान, रहन सहन, पहनावा। जो पुरातत्वविद आर्कोलॉजिकल जो होते हैं बंदे, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड में पाए जाते हैं। यानी संस्कृति का अर्थ है एक विशेष प्रकार का पहनावा, खान पान, रीति रिवाज एक विशेष जगह पर पाए जाना। जैसे हम उत्तर प्रदेश चले जाएं वहाँ अलग संस्कृति मिलेगी, हम बिहार चले जाएं वहाँ पे अलग संस्कृति मिलेगी, पंजाब चले जाएं अलग और हरियाणा अलग। तो संस्कृति किसी जगह विशेष की होती है, किसी विशेष टाइम पीरियड की होती है। जैसे गाँव में पहले धोती मोस्टली पहनते थे, अब सलवार सूट भी पहनने लग गए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती भी है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि विशिष्ट शैली के होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां इसकी पहली बार खुदाई की गई के नाम पर पड़ा गया। और हड़प्पा संस्कृति के 2 केंद्र बड़े फेमस हैं, एक तो खुद हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही इस पूरे कंसेप्ट का क्या है, सार है। पूरे चैप्टर का ये ईंट मन के अस्थियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता में चनूतरों में मन के बनाए गए, ठीक है। अस्थियों से कैसे पता चला कि वहाँ के लोग गरीब थे, अमीर थे, इन सब की जानकारी इस चैप्टर में। लेकिन अब तक आपने इतना सीख लिया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखल दास बनर्जी ने क्या खोजा, मोहनजोदड़ो खोजा। और इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन मार्शल थे। क्लियर है इतनी बातें? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हड़प्पा सभ्यता खोज 1921-22, 21 में हड़प्पा की और 22 में मोहनजोदड़ो की। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने मिलकर किसके नेतृत्व में की, सर जॉन मार्शल के। तो जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसका जो सार निकल के ये आया कि हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में मोहनजोदड़ो, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, ठीक है। ये हमने अभी तक सीखा। और किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में, सर जॉन मार्शल। उस समय जब एक खुदाई हो रही थी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने समझ पाया अब तक कि हड़प्पा सभ्यता काल यानी विकसित सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो ये नीचे चित्र दे रखे हैं। आभूषण, मोहर, बाट, पकी मिट्टी से बना वृषभ, धातु के औजार, मृद भांड, फयान से बना पात्र, अवतल चक्की, फलक, मनके। तो बाट का नाम ही है ईंट मन के अस्थियाँ। तो इन सब चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। किससे? मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों से, औजारों से, आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से। और ये सामान कैसे मिला? खुदाई के द्वारा मिला। सामान कैसे मिला? खुदाई के द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या क्या है? आभूषण, मृदबाण, मूर्तियाँ, मनके, बाट, ये सब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, यानी वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लो। ये नोट्स आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता फैली? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पाकिस्तान और भारत इसका मुख्य स्थल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ स्थल भारत में भी रहे हैं। तो पाकिस्तान में नंबर 2 पे, भारत पे, कुछ अफगानिस्तान पे भी पाए गए हैं
बलूचिस्तान पे भी। और भारत में कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू। तो ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है। लेकिन जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख यानी जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अवशेष पाए गए, वो इन जगह हैं: नागेश्वर, बालाकोट, चनूतड़ो, कोटसदी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में हालांकि अभी अखबार में हफ्ता पहले कुछ आया था कि हड़प्पा सभ्यता जुड़े कुछ अवशेष खोए गए हैं। अब अभी सर्च कर सकते हैं गूगल पे राखीगढ़ी के बारे में। अभी इसी महीने, जून के महीने में एक न्यूज़ आई है कि राखीगढ़ी में कुछ अवशेष पाए गए हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। पाकिस्तान, भारत में फिर गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, जम्मू, बालूचिस्तान। तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं बच्चों? पाकिस्तान में, भारत में, राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, जम्मू और बालूचिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर, ये 3 देशों में हैं। वो देश के नाम बता दिए: अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान। ठीक है। और अफगानिस्तान में क्या है? सुर्तगोई। यहाँ पर नहरों के प्रमाण मिले हैं। अफगानिस्तान में अगर पूछे तो क्या मिला है, कहाँ मिला है, तो सुर्तगोई एक जगह है जहाँ पे नहरों के परिणाम, यानी कि यहाँ पे खेती होती थी, नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी। ठीक है। तो ये 3 देश हैं: अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में क्या क्या, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया पहले। गुजरात में लोथल है, सुरता कोटदा है, रंगपुर है, रोजदड़ी, मालवड़ है, देसलपुर है, धोलावीरा। तो आपको मेन याद करना है कि गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है और सुरकोटदा है। ये 3 चीज़ें गुजरात में है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, ये जरूर आता है। हालांकि कुणाल, मीठातल, बिरदाना भी, लेकिन राखीगढ़ी, बनावली जरूर आता है। पंजाब में रोपड़, महाराष्ट्र में धौलपुर आता है, जम्मू कश्मीर में मांदा और राजस्थान में कालीबंगन। ठीक है। तो ये प्रमुख स्थल हैं जो कि भारत में पाए गए हैं। गुजरात में कई बार मैप में आता है कि लोथल को दर्शाओ, तो पता होगा गुजरात का है आपको। लोथल गुजरात में कहीं भी लगा दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैप के लिहाज से ये टॉपिक आपके मैप के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आपको राज्यों के नाम याद होंगे, आपको स्थल याद होंगे, कौन सा स्थल कहाँ पे, तो आपके मैप में नंबर आ जाएंगे। अब करते हैं विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? हड़प्पा सभ्यता जी की। मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन बदल सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताओ, तो भी ये उत्तर आएगा। मोहनजोदड़ो की बताओ, तो भी ये आता है। सिंधु घाटी की पूछ ले, तो भी आएगा। तो ये नंबर महत्वपूर्ण 1 पॉइंट। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके समकालीन थी हमारी मेसोपोटामिया, लेकिन वो कच्ची ईंटों से बना था। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों सब कुछ बना हुआ था। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी बेटा? नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना। तो नगर निर्माण योजना के नाम से वर्ल्ड में सबसे फेमस सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता बनी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में बांट रखा था: दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो कि ऊपर बना हुआ था, लेकिन जगह कम थी। निचला शहर बड़ी मात्रा में बना हुआ था। ठीक है। और बने दोनों की बनावट में खास बात थी कि पहले बेस बनाया गया, बेस के ऊपर मकान बनाए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी: दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं इस सभ्यता का कि निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी निचले शहर में ही जो आम लोग हैं, समान नागरिक हैं, उनके और दुर्ग पर बनी संरचनाओं से विशिष्ट जो नॉर्मल भवन है वो निचले शहर में, और जो विशिष्ट आकृतियाँ हैं वो उचले यानी दुर्ग पर, जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कहा जाता था कि वहाँ शासक रहते थे, लेकिन इससे कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन दुर्ग में ऐसी आकृतियाँ थी जहाँ पे कोई विशेष प्रयोजन के समय आम लोग भी इकट्ठे हुआ करते थे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति, यानी ऐसे जैसे आजकल कोई बड़ी कॉलोनी में चले जाओ, लाजपत नगर, मुखर्जी नगर, ऐसी कॉलोनी में जाओगे तो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? जैसे ये मकान है मेन रोड के साथ साथ, फिर एक गली जा रही है, फिर यहाँ पे मकान है, ये गली, यानी कि समकोण पर सड़कें काटती थी एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता की 4 विशेषताएं बता दी। 5वां है जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली बड़ी अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों में जोड़ा जाता था और नालियाँ पक्की ईंटों से। सीवर सिस्टम उस समय का बेस्ट था, यानी आज का सीवर सिस्टम तो फिर भी बाहर पानी आ जाता है, उस समय सीवर सिस्टम इतना बेस्ट था कि बाहर पानी नहीं आता था। तो ये किसकी विशेषताएं बेटा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की विशेषताएं हैं। क्या क्या? ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में बांट रखा था। निचला शहर आवासीय भवनों का था और दुर्ग विशेष प्रयोजनों के लिए। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें, गलियाँ ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी,
जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। तो ये विशेषताएं बेटा नोट कर लेंगे आप इस सबको। एक और, हड़प्पा सभ्यता में जो खाते पीते क्या थे, तो हड़प्पा सभ्यता में लोग गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जैसे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। शहद का प्रयोग भी करते थे, वो शिकार भी करते थे। और हड़प्पा ये आएगा जीविका के लिए, हड़प्पा सभ्यता का जीविका का साधन, जीविका का साधन। अगर जीविका वाला कोई प्रश्न आता है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हड़प्पा लोग जीने के लिए क्या करते थे, जीविका निर्वाह के लिए क्या करते थे, कैसे खाद्यान्न की सामग्री क्या यूज़ करते थे, तो वो सब आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता में लोग भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जानवरों को पालते थे। क्लियर। लेकिन एक चीज़ को नहीं जानते थे, वो है घोड़ा। कभी घोड़ा मत, कोई भी जानवर लिख देना पेपर में घोड़ा छोड़ के, क्योंकि घोड़ा आर्य जाति के लोग, यानी कि जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लोहा और घोड़ा दो ऐसी चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल नहीं थी। अब गलती से कोई भी धातु लिख दो, लेकिन लोहा घोड़ा मत लिखना। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में पाई जाने लिपि, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP लिख रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार आया, हर साल आया है, इस बार भी आएगा। तो हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को रहस्यमय लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हड़प्पाई मोहरों को रहस्यमय लिपि कहते हैं। तो देखते हैं, इसके पॉइंट भी लिख दिया मैंने और मेन भी लिख दिया कि हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं, तभी तो इसको रहस्यमय कहते हैं। क्यों भाई? रहस्य है जिसका आपने पता नहीं लगा पाया तो वो रहस्य ही बन गया ना। तो हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं, यानी हड़प्पा की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा की लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इनमें चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये CUET में भी आएगा, अदर एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, कि हड़प्पा की लिपि क्यों रहस्यमय, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच। ये कुछ उदाहरण है बेटा ये हड़प्पा लिपि के। देखो, चित्रात्मक लिपि है, इसको एक बोलते हैं चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। देखो ये लिपि है, ठीक है, ये लिपि है बेटा। हड़प्पाई मोहरों के, अब पढ़ते हैं इसके पॉइंट बेटा। हड़प्पाई मोहरों की रहस्यमय लिपि है। इन पर बड़ा चित्र, इन पर जानवरों के चित्र भी बने अनपढ़ लोगों को समझने के लिए। भाई अनपढ़ लोग पढ़ नहीं सकते ना, जैसे आजकल साइन बोर्ड में लिखे होते हैं इधर जाओ उधर जाओ, तो एरो भी बना होता है, तो अनपढ़ लोगों के लिए भी खास बात थी। सांकेतिक रूप से अर्थ बताता था, जिसका अर्थ हमें आज तक नहीं पता। अधिकांश अभिलेख समतिप छोटे थे, लेकिन सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। अब एक चिन्ह तो समझ लेंगे, 26 चिन्ह क्या समझेंगे। तो ये हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बेटा। हड़प्पाई लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि रहस्यमय लिपि है। इसके दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, चिन्हों की संख्या इतनी है, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, सबसे लंबे अभिलेख 26 चिन्ह होते हैं। तो 5, 6 या 7 नंबर का भी आएगा तो 7 पॉइंट आपको मिल गए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, मोहरों, तांबे के औजार, मर्तबानों के आवंट, तांबे, मिट्टी के लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि, छड़ें, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट पर भी लिखावट मिली है। अब आपने लिपि के बारे में पढ़ लिया, अब लिपि कहाँ कहाँ मिली है? वस्तुओं में, मोहरों में, तांबों के औजारों में, मर्तबानों में, तांबे मिट्टी के लघु पट्टिकाओं में, आभूषणों में, अस्थि की छड़ों में, यहाँ तक कि प्राचीन सूचना पट भी मिली है। हो सकता है कि नष्ट वस्तुओं पर भी। अब कुछ चीज़ें जो नहीं मिली, पत्तों पे भी लिख सकते होंगे भाई नष्ट हो गए, पेड़ों पे भी लिखा हुआ, लकड़ी पे भी, तो हो सकता है कि नष्ट प्राय जो नष्ट होने वाली चीज़ें उन पर भी लिखा जाता हो। तो ये लिपि की विशेषताएं बताई जा रही हैं। उसके आगे ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि ये लिपि के चिन्ह कहाँ कहाँ मिले हैं आपको, तो इन जगहों पर हड़प्पा लिपि के चिन्ह आपको मिले हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। बाट का प्रयोग तोलने के लिए, भाई हड़प्पा के लोग व्यापार भी करते थे, खेती करते थे, कृषि करते थे, ठीक है, पशु पालते थे, शिकार करते थे। अब एक पॉइंट और आ गया कि व्यापार करते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या काम करते थे बेटा, लिख लोगे? कृषि याद होगा आपको, शिकार, ठीक है, पशुपालन, 3 काम हो गए, चौथा है व्यापार। ये 4 कार्य करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब बाट के बारे में बता दूं तो हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। तो बाट का प्रयोग किस लिए किया जाता था कि हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था। जो चर्ट, एक चर्ट नामक पत्थर है, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड, जो छोटे बाट थे
वो द्वि आधारित थे, दशमलव वाले थे। तो छोटे छोटे बाट भी थे और बड़े बड़े बाट भी थे। ठीक है, छोटे बाटों से आभूषण, बड़े बाटों से सामान तोलने का प्रयोग किया जाता था। शिल्प उत्पादन, ये आता है चनहुतड़ो, बड़ा फेमस जगह चनहुतड़ो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में फेमस है। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर मोती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले प्रकृति विज्ञान मेला देखने का, अगर पाकिस्तान का स्टॉल लगे तो वहाँ पे पत्थरों की बहुत अच्छी आकृतियाँ मिलती हैं, कुछ ऐसे ही आकृतियाँ मिलेंगी। तो ये मन क्यों भाई, पाकिस्तान में तो है मोहनजोदड़ो, बात क्लियर। तो पाकिस्तान में अभी भी इसका जो ईंट मन के बनाने की कला है अभी भी फेमस है। चनहुतड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा? चनहुतड़ो। यहाँ पे क्या क्या काम होते थे? शिल्प कार्यों के मन के बनाना, शिल्प कार्यों में जो जो काम है बेटा मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु के कर्म, मोहर का निर्माण, चट बात बनाना। तो ये 5-6 काम कहाँ होते थे? चनहुतड़ो में होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुतड़ो नामक स्थान मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटा बस्ती थी, लेकिन शिल्प उत्पादन ये पूरा का पूरा एरिया, जैसे बाजार होता ना, पूरा का एरिया शिल्प उत्पादन के लिए फेमस था। हालांकि जगह में बहुत छोटी बस्ती थी, मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटा इलाका था, लेकिन ये इलाका किस लिए फेमस था? अपने शिल्प उत्पादन के लिए। तो परीक्षा में आएगा कि शिल्प उत्पादन के लिए कौन सी जगह फेमस थी? चनहुतड़ो। और किस किस चीज़ का शिल्प उत्पादन किया जाता था बेटा? तो आपके सामने ये रहे, मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, चट बाट बनाना शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। वीडियो एक बार में अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट छूट रहा है तो 2 बार देख लेना, पर 1-2 बार देखने के बाद आपको टॉपिक वाइज सब याद हो जाएंगे। आपको हड़प्पा की खोज हो गई, मोहनजोदड़ो की खोज हो गई, हड़प्पा की विशेषताएं हो गई, बाट के बारे में पढ़ लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनकों का निर्माण, ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आता है कि मनकों का, लिपि के बारे में पढ़ लिया आपने कि मनके कैसे, कितने सुंदर मनके। देखो ये चित्र गूगल से लिया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में मनके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ऐसे कितने सुंदर सुंदर मनके है ना, कैसे निर्माण करते थे इनके बारे में। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त पदार्थों में विविधता, अलग अलग पदार्थों के मनके बनते थे। अब देखो मनके अलग अलग रंग के भी हैं, अलग अलग आकार के भी हैं, चीज़ें भी अलग हैं, तो अलग अलग चीज़ों से मनके बनाए जाते थे। कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग को कार्नेलियन कहते हैं। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, ये पत्थर हैं। ये क्या है बेटा? पत्थर। अगर परीक्षा में आता है कौन कौन से पत्थर, कौन कौन से धातु, तो पत्थरों में कौन कौन सा आ गया बेटा? कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सैलखड़ी। और धातु में क्या क्या आ गया? तांबा, कांसा, सोना, लोहा मत लिख देना। और शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी का प्रयोग भी होता था। तो इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था मनकों को बनाने में। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, कई आकार के, चक्राकार भाई चक्राकार, बेलनाकार बेलनाकार, गोलाकार गोला, ढोलाकार ढोलक, खंडी टूटे फूटे। तो ये मनकों के बारे में इंपॉर्टेंट पीपीटी है। तो मनकों का निर्माण किन किन धातुओं से, किन किन वस्तुओं से और कैसे होता था, वो इस पीपीटी का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मनके बनाने के लिए जो पदार्थ यूज़ किए गए वो कहाँ कहाँ से मिले, ये मैप में आएगा, ये याद करना है। आपके सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा। पत्थर, पत्थर में सैलखड़ी, लाजवर्ड, जैस्पर, स्फटिक, कार्नेलियन। अब कार्नेलियन कहाँ से मिला बेटा? गुजरात से मिला। क्लियर? कार्नेलियन कहाँ से मिला? गुजरात से। सैलखड़ी दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात से। और ये 2 लार्जवर्ड, लार्जवर्ड कहाँ मिला भाई? लार्जवर्ड मिला आपके अफगानिस्तान से। याद कर लोगे बिल्कुल, ठीक है। तो सैलखड़ी कहाँ से मिला? याद रखना इस चीज़ को। और लार्जवर्ड कहाँ से मिला? अफगानिस्तान से। कार्नेलियन कहाँ से मिला? गुजरात से। जो पत्थर हैं इन पत्थरों के नाम ऊपर आ गया और कहाँ से मिले वो आ गया। धातु में कांसे, तांबा, सोना। तांबा 2 जगह से मंगवाए जाते थे। ओमान, एक विदेश जगह है ओमान, और खेतड़ी राजस्थान। तांबे, जब तो राजस्थान के लोग तांबे के आभूषण पहनते हैं। कांसे वहीं मिल गए थे। सोना दक्षिण भारत से। कर्नाटक, सोने की खाने कर्नाटक में, कर्नाटक सोने की खाने हैं, ठीक है। तो सोने के लिए कर्नाटक फेमस है, दक्षिण भारत से सोना मंगवाया गया। अब अन्य पदार्थ की बात करते हैं, यहाँ से इस टॉपिक की बात करते हैं। शंख, नागेश्वर, बालाकोट। फ्योन्स, स्थानीय स्तर पर। पक्की मिट्टी, स्थानीय स्तर पर। तो मनके बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए 3 तरह की होती थी, पत्थर, धातु और अन्य पदार्थ। नाम उनके आ गए और कहाँ कहाँ से मिलता है वो भी आ गए। तो ये ऐसे ही वेन डायग्राम बना लेना बेटा, इससे आपको पूरा मनके बनाने। देखो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए, उनकी खाद्य सामग्री या उनके जीविका निर्वाह के बारे में बताइए, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताइए, स्नानागार की विशेषताएं बताइए। ऐसे प्रश्न आते हैं। लिपि के बारे में आता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक हम कर चुके हैं। अब आगे इसके बारे में क्या पढ़ना है?
आगे रिवाइज करते जाना है हमें। मोहरें, लास्ट टॉपिक है मोहरें। इसके बाद हम जो डिटेल में जाएंगे, जो आपको अच्छे नंबर लाने हैं, पास होने तक का तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको टॉप करना है तो डिटेल में अभी थोड़ा और जाएंगे हम। मोहरें और मुद्रांकन। मोहरें और मुद्रांकन को प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा? लंबी दूरी को, यानी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। यानी जो मोहरें और मुद्रांकन है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो तो क्या सबूत है आप कहाँ से आए हो? तो मोहरे और मुद्रांकन सबूत है। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। याद हो जाएगा बेटा? बिल्कुल। माना जाता है कि ये लोग सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए उसके मुंह रस्सी से बांधकर उसकी गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाते होंगे। आपको पता सील लगाना, सील लगाने बता रहा हूँ मैं आपको कि थैला जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, उसकी मुंह रस्सी से बांधकर गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर एक या अधिक मोहरों से दबाते होंगे, जिससे मिट्टी पर मोहरों के छाप पड़ जाती होगी। यदि थैले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण, यानी कि जो मोहर है बिना छेड़छाड़ के रही, तो इसका अर्थ होगा कि थैले में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और मुद्रांकन से भेजने वाले की पहचान, भाई जैसे आपका कोरियर आता है, स्पीड पोस्ट आता है, एक स्टैंप लगी होती है ना, अगर बीच में स्टैंप फटी हो तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई किसी ने बीच में खोला है। तो उसी तरह मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी विदेशों से संपर्क बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण नीचे लिख रखा है मैंने कैसे, कि अगर एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो उसको गांठ बांध के, रस्सी बांध के, गीली मिट्टी थोप कर और जो मोहर बनाते थे वो स्टैंप लगा दिया करते थे। अगर वो अपने स्थान पर पहुँच गया और मोहर पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो वो छेड़छाड़ सामान में नहीं हुई। ये मोहरे और मुद्रांकन का कंसेप्ट है। हाँ, अब ये पता क्या चलता है कि हड़प्पा के लोग गरीब थे अमीर थे? ये देखो, हड़प्पा के लोग जब किसी व्यक्ति को गाड़ते थे तो क्या मटके वटके, यहाँ तक कि जानवरों की अस्थियाँ भी मिली हैं भाई, ये सब गाड़ दिया करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों से मिले सब आधानों से पता लगाते हैं सामाजिक आर्थिक, क्या सामाजिक आर्थिक, यानी कौन कितना गरीब है, सामाजिक आर्थिक स्तर, स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर पता लगाने के लिए सब आधानों का हम अध्ययन करते हैं। सब आधानों यानी कि जो इसके कब्रगाह होती हैं। सब आधानों पे आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। इनके साथ मृद बांड आदि अवशेष मिलते हैं। इस सब दानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक भिन्नता कि कौन बंदा अमीर है गरीब था। भाई देखो, तुम मरोगे तुम्हारे साथ आईफोन दफना देंगे, भाई तुम रईस हो। कोई और मरेगा नोकिया का फ़ोन दफना देंगे, वो गरीब है। तो भाई ऐसा तो यहाँ भी होता था ना। ठीक है, मान लो धरती नष्ट हो गई, अब जिस तुम्हारे घर दब गया, अब तुम रईस हो तो तुम्हारे घर में आईफोन मिलेंगे, चार्जर मिलेंगे और सोने के आभूषण मिलेंगे। जो गरीब बेचारे बर्तन मिलेंगे, थाली मिलेंगे, और क्या मिलेगा। तो इससे पता लगाते थे कि वो अमीर या गरीब लोग थे। भाई अंतिम टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। कैसे एंड हुआ? बाढ़ से, भूकंप से, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, वनों और नदियों की कटाई, यानी कि कटाई दमन, वनों का काटना, नदियों का रास्ता मोड़ देना, मार्ग बदलना, बाहरी आक्रमण, इन सब चीज़ों से, इन शॉर्ट बताना चाहूँगा आपको, बाढ़ से, भूकंप से, जलवायु परिवर्तन से, नदियों के सूख जाने से, वनों की कटाई से, नदियों का मार्ग बदलने से और बाहरी आक्रमण से, इन सब चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। अब मोहनजोदड़ो के घर की बनावट, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब डीप ज्ञान ले रहे हैं कि मोहनजोदड़ो घर कैसे बने होते थे। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय, यानी कि आपके पास दुर्ग था, एक निचला शहर था। निचला शहर बड़ा था क्योंकि आम लोग रहते थे, दुर्ग छोटा था, यहाँ पे विशेष प्रयोजन के लिए या शासक वर्ग रहा करता होगा। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब घर कैसे बनते थे बेटा? इनमें से घर एक आंगन पर केंद्रित, पहले आंगन बनता था, फिर चारों तरफ कमरे बनते थे बेटा। ऐसे जैसे आपके गांव में जाओगे ना तो गांव में बीच में एक बड़ा सा आंगन होगा। तो इनमें से घर एक आंगन पर केंद्रित था। किस पर केंद्रित था? आंगन पर, और चारों ओर कमरे बने थे। ये आंगन संभवतः खाना पकाने, कटाई करने जैसे गतिविधियाँ। भाई आंगन बड़ा क्यों बनाते थे? घर में कमरे में सारा दिन थोड़ी घुसे रहना है। आंगन में सभी औरतें, महिला, पुरुष, बच्चे खेलते कूदते, कभी सिलाई करते, बुनाई करते, पापड़ बनाते, फलांग ढिकान करते, जिसका उपयोग गर्म और शुष्क मौसम में, भाई गर्मी में रात को आंगन में सो गए, सर्दी में सुबह सुबह आंगन में निकल के धूप सेक रहे हो, तो इसका प्रयोग खास तौर पे गर्म और शुष्क मौसम में किया जाता था। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू है कि लोगों ने अपनी एकांतता, प्राइवेसी
प्राइवेसी नहीं पता होगा आपको तो आप गूगल पे जाओ, वो प्राइवेसी का मतलब बताएगा। प्राइवेसी को महत्व दिया जाता था क्योंकि यहाँ भूमि तल पर बनी, यानी जो कमरे ग्राउंड फ्लोर पे थे उनमें खिड़कियाँ नहीं थी, ठीक है। और आगे भी पढ़ेंगे, अभी 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट नोट कर लो आप कि मोहनजोदड़ो घर कैसे होते थे। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है बेटा, इसके अतिरिक्त घर ऐसा होता था, इसके मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन, यानी कि ये आपका घर है तो इसका जो मेन गेट था वो ऐसे था भाई। अब इस मेन गेट से आप अंदर थोड़ी देख सकते हो क्या हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त घर ऐसा होता था जिसके मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो पाता था, सीधा हम देख नहीं पाते थे। 5वां पॉइंट, प्रत्येक घर में ईंटों का बना फर्श होता था, अपना एक वॉशरूम स्नानघर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों जुड़ी होती थी, यानी हर घर में वॉशरूम होता था आज से कितने हजार साल पहले। 6वां महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ घरों में दूसरे तल यानी फ्लोर पर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई। 7वां, कई आवासों में कुएं थे, कई घरों में कुएं, जो रईस लोग हैं कुएं बनाते हैं। आप गांव में चले जाओ, रईस गांव में घर आंगन में कुआं मिलेगा आपको, और कुएं में के सामने एक ऐसे कक्ष बनाए गए जिसमें बाहर से आया जा सकता था, यानी कि कुएं बनाए गए, कुएं के लिए कमरा बनाया गया ऐसा कि बाहर से कोई राहगीर आके उसका प्रयोग कर सकता था। भाई पानी पिलाना धर्म का काम है, आजकल नहीं पिलाते लोग, बड़े गंदे हैं। 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट कि मोहनजोदड़ो में 700 के लगभग कुएं पाए गए। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं पाए गए? 700 के लगभग। तो आपने 2 ये पीपीटी देखी जिससे मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला के बारे में आपको पता चला। अब जल निकास प्रणाली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, हड़प्पा नगरों की सबसे अनूठी विशेषता थी नियोजित जल निकास प्रणाली। आज का सीवर सिस्टम भी फेल है बेटा। दिल्ली में बारिश आती है, पानी बाहर वाली घरों में घुस जाता है, उस समय ऐसा नहीं होता था। तो जल नियोजित निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की देखो 4 विशेषताएं याद रखनी है। क्या? पक्की ईंटों का प्रयोग, नगर योजना प्रणाली, जल निकास प्रणाली है और भवनों की बनावट। ये 4 तो दुनिया को विशेष देन हड़प्पा सभ्यता ने दी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, निचले शहर के नक्शे को देखने पर पता चलता है कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पत्ती पर बनाया गया था, यानी कि देखो ये निचला, ये ऊपरा, ये निचला इलाका बड़ा सा। तो जब इनके अंदर सड़कें बनाई गई बेटा, अगर मैप जूम करके दिखाऊंगा, पहले वाली पीपीटी में जाओगे तो देखोगे ऐसे ऐसे घर बने थे, यानी बीच में सड़कें थी। गलियां और सड़कों को ग्रिड पत्ती, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड ऐसे कहते हैं बेटा, इसे ग्रिड बोलते हैं, ये ग्रिड होता है बेटा। इस पद्धति पर बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड मतलब जैसे कोई बड़ा सा प्लॉट है, इसको ऐसे काटा गया कि ये बीच में रास्ता, ये बीच में रास्ता, ये बीच में रास्ता, ये बीच में रास्ता, ऐसे, इसे ग्रिड पद्धति बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर अगल बगल, पहले नाली बनाई गई, फिर गली बनाई गई और फिर घर बनाए गए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से, आजकल देखते हैं घर के बाहर ही नाली बनी होती, तो ऐसा पहले भी बनाया जाता था। यानी अगर आपको घर का गंदा पानी बाहर निकालना तो एक घर की एक दीवार नाली की दीवार से जुड़ी होगी। तो ये जल नियोजित प्रणाली किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब कुछ अन्य जानकारी है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो आपके हर एग्जाम के जरूरी है। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। स्वर्ण के आभूषण और फयान से बने लघु पात्र। दूसरा महत्वपूर्ण, नागेश्वर बालाकोट समुद्र तट के नज़दीक थे। शंख से बनी वस्तु, अब समुद्र में ही शंख मिलेंगे। गुजरात, नागेश्वर बालाकोट कहाँ है? गुजरात के आसपास है, तो गुजरात में यहाँ लगी। तो नागेश्वर बालाकोट समुद्र तट के नज़दीक थे, यहाँ पे शंख से बनी वस्तुएं पाई गई। तीसरा, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए इन्होंने हड़प्पा वासियों ने दूसरे देशों के साथ अभियान भेजे, जहाँ से तांबे खेतड़ी से आए, लेकिन शासक ओमान से भी आए और सोना दक्षिण भारत से आए। और भारतीय पुरातात्विक के पहले डायरेक्टर जनरल का भ्रम था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटे से हुआ है, लेकिन इस बात को हड़प्पा सभ्यता ने झुठला दिया। पहले मानते थे कि आर्यों के आने के साथ ये इंडिया की जो सभ्यता का विकास हुआ, आर्य लोग आए, ऋग्वेद का लेखन कार्य हुआ, जो सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बात को झूठा साबित कर दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने के बाद। अंत में हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला। हड़प्पा सभ्यता की जो योजना है वो वर्ल्ड फेमस है, भवन निर्माण कला वर्ल्ड फेमस है। व्यापार, उस समय व्यापार आधुनिकता के आधार पर, आधुनिकता कैसे? भाई सीवर सिस्टम आज वाला है, घर आज वाले हैं, गलियां आज वाली हैं, तो भवन निर्माण कला
योजना निर्माण, व्यापार, आधुनिकता के आधार पर इसे नवीन प्राचीन सभ्यता, दुनिया की नवीन प्राचीन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं बेटा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड, यानी एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। NB ई-लर्निंग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा। हम चाहते हैं आपको बेस्ट एजुकेशन एक ही बार में उपलब्ध कराएं, इसलिए हमारे वीडियो में टाइम लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट नॉलेज पहले एकत्र करें यूट्यूब से, गूगल से और NCERT बुक से और बहुत सारी किताबों से हम जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद आपके सामने लेकर आते हैं। तो NB लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य मंगलमय हो।